नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द रैंकर्स पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भू राजस्व से संबंधित। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रणाली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को देंगे। ऑप्शन बी, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। ऑप्शन सी, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण एवं मूल्य का निर्धारण। बात करते पहले कथन की, तो किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को देते थे। सही है, क्योंकि रैयतवाड़ी जो प्रणाली थी उसका कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट और रैयत यानी किसान या जोतदार के मध्य होता था। ठीक है, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण एवं मूल्य का निर्धारण करते थे। ये सही है, क्योंकि दोस्तों रैयतवाड़ी प्रणाली के अंदर जो कर का निर्धारण था वो उपज के ऊपर न करके वो भूमि के ऊपर किया गया था। भूमि के ऊपर किया गया था। अगर किसी भी भूमि से जितना प्रॉफिट होता था उस प्रॉफिट के ऊपर इस कर का निर्धारण किया गया था। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। तीनों सही है। दोस्तों, जो रैयतवाड़ी प्रणाली थी इस प्रणाली की अस्थायी थी, न कि स्थायी थी। अस्थायी थी। और भूमि कर का निर्धारण जो भूमि का कर का निर्धारण था वो उसके जो कुल प्रोजेक्ट से 100 रुपये लागत लगी और ना टोटल उत्पादन 200 का हुआ। मतलब प्रॉफिट कितना, किसी भूमि के ऊपर 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। जो कर का निर्धारण होगा इस 100 रुपये पे होगा। इसलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड, निम्न में से कौन रैयतवाड़ी प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो इसके ऑप्शन से, ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर रीड और ऑप्शन सी थॉमस मुनरो, ऑप्शन डी कैप्टन रीड। तो दोस्तों, इसके सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध रैयतवाड़ी प्रणाली से न होकर स्थायी बंदोबस्त से था। ठीक है, जो कि 1793 में लागू की गई थी। बात करते हैं अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड की, जो रैयतवाड़ी प्रणाली से संबंधित थे। सबसे पहले जो रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी कैप्टन रीड के द्वारा मद्रास के बारामल जिले में लागू की गई थी। और पूरे मद्रास में लागू करने का श्रेय थॉमस मुनरो को दिया जाता था। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ ले कि पूरे मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली किसने लागू की थी, तो थॉमस मुनरो ने, और केवल बारामल जिले में तो कैप्टन रीड ने, और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा बॉम्बे के क्षेत्र में लागू की गई थी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड, निम्न में से कौन कौन से परिणाम रैयतवाड़ी से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन से, ऑप्शन ए अकाल, ऑप्शन बी भूमिहीनता, ऑप्शन सी ऋणग्रस्तता, ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों सही है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों सही है। दोस्तों, बात करते हैं भूमिहीनता की, तो कर का निर्धारण किया गया था भूमि पर, और भूमि का मालिक किसको बनाएगा? कृषक को। यदि किसी समय अकाल वगैरह कुछ पड़ जाता है तो भूमि पर उपज नहीं होती थी तो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कर देना पड़ता था। इस कारण ये अपनी ज़मीन को बेच देते थे। ज़मीन को बेच देते थे, जिसे ऋण लेके आते थे। ऋण लेके आएंगे तो अगले साल उनको इस ऋण को देना है, प्लस इसके ब्याज को देना है, प्लस इसके कर को देना है। इन तीनों को देना है, लेकिन वो कर ही इतना ज़्यादा हो जाता था तो इसके पूरे ऋणग्रस्तता के जाल में फंस गए थे वो। इन ऋणग्रस्तता के जाल से निकलने के लिए उन्होंने वाणिज्यिक खेती की ओर कदम रखा। वाणिज्यिक कदम को लगा कि खाद्यान्न फसलों की कमी हुई, और कई लोग जो भूमि को छोड़कर जिनको भूमिहीन हो गए थे वो शहर की ओर चले गए, जिससे गेहूं जैसे खाद्यान्न फसलों की कमी हुई, जिसे अकाल का सामना करना पड़ा था। इस कारण इस क्वेश्चन के तीनों जो परिणाम है वो सत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फोर्थ, हम महारानी के रैयत बनना चाहते हैं किस आंदोलन का प्रमुख नारा था? तो इसके ऑप्शन से, ऑप्शन ए पावना का विद्रोह, ऑप्शन बी दक्खन का विद्रोह, ऑप्शन सी नील विद्रोह, ऑप्शन डी संथाल विद्रोह। तो दोस्तों, इसका सही आंसर देखते हैं कि सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए पावना का विद्रोह है। यह पावना का विद्रोह जो हुआ था वो 1873 में हुआ था, जिसमें कृषकों द्वारा, जोतदारों के द्वारा कहा गया कि हम महारानी के रैयत बनना चाहते हैं, क्योंकि जो जमींदार थे वो मनमाना कर वसूल रहे थे जोतदारों से। जो 1860 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि तुम मनमानी स्वैच्छिक आधार पर कर का वसूल नहीं करोगे, लेकिन जमींदारों ने उसका पालन नहीं किया। इसी के कारण ये पावनों का विद्रोह हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन फिफ्थ, जॉन शोर और चार्ल्स ग्रांट का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसके ऑप्शन से, ऑप्शन ए राजस्व सलाहकार, ऑप्शन बी वित्तीय सलाहकार, ऑप्शन सी सैन्य सलाहकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजस्व सलाहकार थे। किसके थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस के। लॉर्ड कॉर्नवालिस के सलाहकार, इन्हीं के सलाह पर इसके द्वारा जमींदारी प्रथा लागू की गई थी। जमींदारी प्रथा जो आगे चलकर स्थायी बंदोबस्त में कन्वर्ट हो गई थी। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, जमींदारी प्रणाली क्या है? ऑप्शन ए 1 वर्षीय वसूली का अधिकार, ऑप्शन बी 10 वर्षीय वसूली का अधिकार, ऑप्शन सी 6 वर्षीय वसूली का अधिकार, ऑप्शन डी अनंत वर्षीय वसूली का अधिकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10 वर्षीय वसूली का अधिकार। प्रारंभ में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जमींदारी व्यवस्था 1789 में लागू की गई थी, तो इसमें 10 वर्षीय प्रणाली को 10 वर्ष तक ऐसे ही करेंगे केवल, लेकिन 4 वर्ष के द्वारा 1793 में इसे स्थायी कर दिया गया था। इस जमींदारी प्रणाली को स्थायी कर दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त का लाभ किसे हुआ था? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए प्रारंभ में जमींदारों को, ऑप्शन बी प्रारंभ में कंपनी को, ऑप्शन सी बाद में जमींदारों को, ऑप्शन डी बाद में कंपनी को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी और सी, प्रारंभ में कंपनी को और बाद में जमींदारों को। दोस्तों प्रारंभिक कंपनी को कैसे हुआ था? क्योंकि जो स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ में लागू किया गया था वो 1765 की तुलना में 4 गुना अधिक था। इसमें कर का निर्धारण बहुत अधिक था। इस कारण प्रारंभिक कंपनी को इसका लाभ तो हो गया है, लेकिन बाद के समय में जो कर का निर्धारण था वो जमींदारों के ऊपर, कंपनी और गवर्नमेंट और जमींदारों के मध्य तो फिक्स था, लेकिन जमींदार और जोतदार कृषक के मध्य फिक्स नहीं था। इस कारण जमींदार अपना मन मर्जी का कर वसूल रहे थे, लेकिन जो कंपनी थी, या कंपनी नहीं कहीं तो गवर्नमेंट थी, उसको तो उतना ही कर मिल रहा था जो उनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। इस कारण बाद में कंपनी को घाटा होने लगा और जमींदारों को लाभ होने लगा। इस कारण इसका सही आंसर होगा बी और सी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, तेभागा विद्रोह किस कमीशन की अनुशंसा का पालन न करने के आधार पर हुआ था? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए यंग कमीशन, ऑप्शन बी फ्लाउड कमीशन, ऑप्शन सी हंटर कमीशन, ऑप्शन डी राधाकृष्णन कमीशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फ्लाउड कमीशन। फ्लाउड कमीशन क्या था? तो दोस्तों 1773 में जो पावना का विद्रोह हुआ था, उसके बाद ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अंतिम दौर में ज़मींदारों के सामने ऋण वसूली रोकने के लिए एक विद्रोह का कमीशन बिठाया, इसको रोकने के लिए कमीशन बिठाया था, जिसे फ्लाउड कमीशन कहा कहते हैं। इस कमीशन ने कहा था कि तुम 1/3 से ज़्यादा कर की वसूली नहीं कर सकते थे। यह अनुशंसा की थी, लेकिन इस अनुशंसा को जमींदारों का पालन नहीं किया। इस जमींदारों के द्वारा पालन नहीं करने के कारण ही इस तेभागा विद्रोह हुआ था। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, भारत में निम्न भू राजस्व प्रणाली कितने भूमि प्रतिशत क्षेत्र में लागू की गई थी? सही मिलान करना है। तो इसके ऑप्शन ए रैयतवाड़ी, ऑप्शन बी महालवाड़ी और तीसरा स्थायी बंदोबस्त 30%। तो इसका सही आंसर होगा जो रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी। दोस्तों रैयतवाड़ी साउथ में की गई थी, जैसे कर्नाटक, केरल, मद्रास, ईटीसी के क्षेत्र में, और जो महालवाड़ी की थी वो पंजाब के क्षेत्र में, स्थायी बंगाल के क्षेत्र में। तो जो रैयतवाड़ी लागू की गई थी वो की गई थी 51% क्षेत्र, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में ये लागू हुई थी। जो महालवाड़ी की गई थी वो 30% क्षेत्र में लागू की गई थी, और जो स्थायी बंदोबस्त था वो केवल बंगाल बिहार वाले क्षेत्र 19% क्षेत्र में लागू की गई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, यानी ऑप्शन ए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो इसके ऑप्शन से, ऑप्शन ए भारतीयों के द्वारा, ऑप्शन बी जमींदारों के द्वारा, ऑप्शन सी साहूकारों के द्वारा, ऑप्शन डी जोतदारों के द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जमींदारों के द्वारा सन 1838 में।
लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और दोस्तों ये पहली राजनीतिक पार्टी है भारतीय पहली भारतीय राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना थी जो जमींदारों के द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं क्यों की गई थी। दोस्तों जब ना स्थायी प्रणाली लागू कर दी गई थी तो जमींदार अपनी मन मर्जी का कर वसूल रहे थे, तो इसका विरोध ब्रिटिश गवर्नमेंट और जोतदारों दोनों ने किया। इस विरोध स्वरूप में जमींदारों के अपना संगठन तैयार कर और लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 11। 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वह खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे, लेकिन अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। क्यों? ऑप्शन ए, जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास। ऑप्शन बी, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ऑप्शन सी, ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी होना। ऑप्शन डी, खेतीहरों की दिलचस्पी नहीं होना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। दोस्तों ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो किसके, हमने पहले डिस्कस कर लिया कि गवर्नमेंट और जमींदारों के मध्य था। इसी कॉन्ट्रैक्ट के बाद कृषक के मध्य, जमींदारों के मध्य कोई ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ये अपनी मन मर्जी का कर वसूल सकते थे, इसी कारण अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए वो पट्टे इनको नहीं देते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 12। निम्न में से किसके द्वारा अन ब्रिटिश शब्दावली का उपयोग अंग्रेजी उपनिवेश शासन की आलोचना में किया गया था? तो देखते हैं इसके ऑप्शन ए, अनंत मोहन बोस। ऑप्शन बी, बकरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी, फिरोज शाह मेहता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादाजी भाई नौरोजी ने सबसे पहले धन निष्कासन का जो सिद्धांत दिया था, इसके तहत उन्होंने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। यहाँ पर अन ब्रिटिश शब्द का तात्पर्य यह है कि भारत में जो कानून लागू किया गया, जो लॉ लागू किया गया, वो ब्रिटिश में जो लागू किया गया उसके समान नहीं है। इसी आधार पर इस पुस्तक का शीर्षक रखा गया था और इसमें भारत में अंग्रेजी शासन का जो उपनिवेश था उसकी आलोचना की गई थी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन होगा 13। किस कृषि के संबंध में कहा जाता है कि बाजार के गणेश गांव की लक्ष्मी का भाग्य विधाता हो गए? तो इसके ऑप्शन से, ऑप्शन ए झूम कृषि। ऑप्शन बी, स्थानीय कृषि। ऑप्शन सी, वाणिज्यिक कृषि। ऑप्शन डी, दीपा कृषि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि के संबंध में कहा जाता है कि जो बाजार के गणेश थे वो गांव की लक्ष्मी का भाग्य विधाता हो गए। और दीपा कृषि क्या है दोस्तों? ये झूम कृषि का है, दीपा कृषि कहते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन 14। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन का एक परिणाम था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, भारतीय हस्तशिल्प में निर्यात में वृद्धि से। ऑप्शन बी, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों में वृद्धि से। ऑप्शन सी, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। ऑप्शन डी, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण से। इसको हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन 15, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। किस एक्ट की किस धारा के तहत सिविल सेवा के में प्रशासकों की नियुक्ति के समान अवसर का प्रावधान किया गया था? तो इसके ऑप्शन से, ऑप्शन ए 1833 एक्ट और धारा 87 से। ऑप्शन बी 1813 एक्ट और धारा 45 से। ऑप्शन सी 1857 एक्ट और धारा 93 से। और ऑप्शन डी है 1861 एक्ट और धारा 84 से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1833 एक्ट और धारा 87 के तहत यह प्रावधान किया गया था कि अब सिविल सेवा में जो प्रशासकों की नियुक्ति होगी उसमें सबको समान अवसर दिया गया था। लेकिन इसको व्यवहारिक रूप में प्रथम बार 1853 के एक्ट के बाद लाया गया था। हमारा थैंक यू। यदि वीडियो आपको पसंद आई इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला वीडियो इसी भू राज्यों से संबंधित पार्ट 2 हो।